हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के सेक्शन 38 से लेकर 46 तक के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनको हम देखने वाले हैं। जिसके अंतर्गत अभी हमने देखा था सीपीसी में कि अगर सूट को ट्रांसफ़र करवाना है, अगर एक कोर्ट में अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है यानी संस्थित कर दिया गया बात को, तो दूसरे न्यायालय में यदि कोई डिफेंडेंट है वो चलवाना चाहता है कि वहाँ पर चले, तो ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे एप्लीकेशन लगेगी, इसका हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि मान लीजिए किसी सूट में डिक्री हो गई और उस डिक्री को ट्रांसफ़र करना है तो डिक्री को ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा और ये डिक्री कब ट्रांसफ़र होती है। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविज़न आपको मिलेगा प्रिसिप्ट की, यानी आज्ञा पत्र, ये क्या होता है और न्यायालय कब जारी करेगा। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। और साथ ही साथ ये पूरा हम डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर डिक्री का निष्पादन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, निष्पादन और अंतरण के बारे में। तो निष्पादन के बारे में तो आपको पूरा ऑर्डर 21 बताया गया है। ऑर्डर 21 को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले सेक्शन की। तो सेक्शन जो 38 है, तो सबसे पहली बात तो ये करता है कि डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। अगर आपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है यानी बात को संचित किया है न्यायालय में, तो उसमें डिक्री तो होगी। अब उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री होगी या फाइनल डिक्री होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर डिक्री हुई है तो उस डिक्री का यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो होगा। अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए कि आपके फेवर में मनी डिक्री हो गई और मनी डिक्री हुई, उसका आप पालन नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, इजराय फाइल करेंगे। इजराय कहाँ पे, आप देखोगे ऑर्डर 21 रूल 11 में, वहाँ पे इजराय फाइल होती है कि आपके फेवर जो डिक्री हुई है यानी मनी डिक्री जो हुई है उसको क्या किया जाए, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, आपके फेवर में जो हुई है प्रॉपर दिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करता है ऑर्डर 21 रूल 11, जहाँ पे इजराय की बात की गई है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे देखिए कि अगर डिग्री का निष्पादन हो रहा है तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो दो कोर्ट होती है। कौन सी, एक तो होगा पारित करने वाला और दूसरा अंतरण किया गया है जिसे वह कोर्ट। यानी कि आपने एक कोर्ट में क्या किया था, सूट को इंस्टीट्यूट किया, इसने एक डिक्री पारित कर दी, तो यहाँ पे यही कोर्ट क्या करवा सकता है, उस डिक्री का निष्पादन करवा सकता है। या फिर कुछ कंडीशंस में क्या किया जा सकता है, या तो डिक्रीदार आवेदन करेगा या फिर अन्य कोई कंडीशन रहा होगा कि यानी कोर्ट स्वयं करना चाहे, तो क्या कर देगा, जो डिक्री पारित की है उसको किसी अन्य कोर्ट में क्या कर देगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई है तो इस कोर्ट के पास भी सेम पावर रहेगी उसको एग्जीक्यूट कराने की। ऐसा माना जाएगा, अगर ये एग्जीक्यूट करवाता है ना, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे इसी ने डिक्री पारित की हो। ऐसा आपको कहाँ पे मिलेगा, सेक्शन 42 में मिलेगा। 42 क्या कहता है कि जिसको डिक्री अंतरित की गई है उसकी क्या पावर्स दिए गए हैं। तो पावर क्या होगी, अगर बी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है डिक्री को, तो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे एग्जीक्यूट करेगा यानी ऐसे निष्पादन कराएगा जैसे कि माना कि ये स्वयं इसने पारित किया हो डिक्री, किसने, बी कोर्ट ने। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, डिग्री का निष्पादन दो कोर्ट करवा सकती है, या तो जिसने पारित किया है उस डिग्री को या फिर जिसके अंतरण किया गया है वो कोर्ट। ठीक है, अब आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कहता है, चार चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चार चीज़ें क्या बताता है कि डिग्री का अंतरण कब किया जाएगा। तो डिग्री का अंतरण यहाँ पे चार तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो पहला कहता है कि निर्णय अन्य न्यायालय की अधिकारिता में हो, यानी कि जिस कोर्ट ने डिग्री पारित की और जो निर्णीत ऋणी है यानी जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई है, तो उसके अगर वो कहाँ रहता है, वो किसी अन्य कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है। यानी ए कोर्ट ने अगर पारित किया है डिक्री को और जिसके अगेंस्ट में पारित की गई है, जैसे बी है, बी कहाँ रहता है, किसी अन्य कोर्ट की अधिकारिता में रहता है। तो यहाँ पे जो निर्णीत ऋणी है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिक्रीदार होता है, एक निर्णीत ऋणी। डिक्रीदार कौन होता है कि जिसके फेवर में डिक्री पारित की गई है, और निर्णीत ऋणी कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई है। ठीक है, तो अगर ये जिसके अगेंस्ट में पारित की गई है वो कहाँ कहाँ रहता है, न्यायालय की अधिकारिता के बाहर रहता है, यानी जिसने डिक्री पारित की है उसकी अधिकारिता में रहता ही नहीं है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कहता है कि संपत्ति जिससे डिक्री की तुष्टि हो अन्य न्यायालय की अधिकारिता में, यानी कि अब मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया और यहाँ पे ए के फेवर में डिक्री हो गई, और बी जो है, बी की जो संपत्ति है, यानी कि अगर 50 लाख रुपए की डिक्री हुई है कि बी जो है 50 लाख रुपए देगा,
ए को। अब बी के पास इतना कैश है नहीं, और इस डिक्री की तुष्टि कैसे होगी? बी की एक प्रॉपर्टी है किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में है, ठीक है, जैसे ये भोपाल है या फिर, और ये कहाँ रहता है, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है? बी की इंदौर में है। तो इंदौर में जो प्रॉपर्टी है ना, उससे अगर तुष्टि हो सकती है तो ये यहाँ पे डिक्री पारित की गई थी, तो डिक्री को कहाँ भेज दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसी से ही क्या किया जा सकता है, उस डिक्री की तुष्टि करी जा सकती है। बाकी इसके पास यहाँ पे जैसे भोपाल में डिक्री पारित हुई तो भोपाल में ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास इतना कैश है कि वो 50 लाख रुपए दे सके। तो इसकी प्रॉपर्टी से क्या किया जाएगा? उस डिक्री की तुष्टि करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर इसकी प्रॉपर्टी कहीं अन्य में है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे डिक्री का अंतरण कर दिया जाएगा। दो कंडीशन समझ में आई कि डिक्री का अंतरण कब होगा। तो पहला कि निर्णय त्रिड़ी ही बाहर हो, न्यायालय की अधिकारिता के बाहर हो, या फिर उस कोई संपत्ति है जो उसकी अधिकारिता के बाहर हो, दो चीज़ होगी। तीसरी चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे ए है, ए ने क्या किया? केस फाइल किया बी कोर्ट में, और बी कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी। और डिक्री पारित कौन से स्थावर संपत्ति के बारे में किया है? जो उसकी अधिकारिता में है ही नहीं, उसकी अधिकारिता के बाहर है, यानी सी कोर्ट के अधिकारिता में यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और एक स्थावर संपत्ति है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे ए कोर्ट ने क्या किया है? यहाँ पे डिक्री पारित की है कि उसका विक्रय किया जाए या फिर उसका परिधान करके, यानी कि जो सी कोर्ट के अधिकारिता में प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाए? ए को दिलाया जाए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो बाहर है, किसी अन्य अधिकारिता में है, वो भी स्थावर संपत्ति की बात करता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ जाएगी वो संपत्ति में, ठीक है। यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल दोनों आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या बात करता है? स्पेशली स्थावर संपत्ति की बात करता है, और उस स्थावर संपत्ति के या तो सेल की बात की जा रही है या फिर यहाँ पे परिधान करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? डिक्री का ट्रांसफर किया जा सकता है। फोर्थ कारण आता है कि अन्य कोई रीजन, यदि न्यायालय को जो भी उचित प्रतीत होता है कि कोई अन्य रीजन है जिसके कारण से डिक्री को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी अन्य कोर्ट में, तो वहाँ पर डिक्री को क्या कर दिया जाएगा? डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये 4 कंडीशन तो हो गई कि डिक्री का अंतरण कब किया जाएगा। अब बात आती है कि डिक्री का अंतरण किया कैसे जाएगा, क्यों करेगा भाई डिक्री का अंतरण? तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या कि डिक्री का अंतरण या तो स्वप्रेरणा से कर सकता है, यानी कि कोर्ट को स्वयं लगता है कि डिक्री का ट्रांसफर करना चाहिए, किसी अन्य कोर्ट के द्वारा इसका निष्पादन करवाया जाना चाहिए, तो वहाँ पे स्वप्रेरणा से स्वयं के उससे सो मोटो क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा आता है डिक्रीदार के आवेदन पर। जैसे ही आप सेक्शन 39 का फर्स्ट क्लॉज पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? डिक्रीदार के आवेदन पर। और यहाँ पे सेक्शन 39 का क्लॉज 2 देखोगे तो क्लॉज 2 में क्या लिखा है कि यहाँ पे जो कोर्ट है जिसने डिक्री पारित की है वो स्वप्रेरणा से अपने अधीनस्थ, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया? यहाँ पे डिक्री पारित कर दी। जब डिक्री पारित की तो यहाँ पे क्या करेंगे? अपने अधीनस्थ, जिनके अधीन जो भी कोर्ट होंगे सक्षम अधिकारिता वाले, उनको क्या किया जाएगा? उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्वप्रेरणा से, सो मोटो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका एग्जीक्यूशन करवाया जाए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी, कब होगा, कैसे होगा। अब एक चीज़ और आप देखेंगे, जो ऑर्डर 21 है, रूल 5 है, ठीक है। ऑर्डर 21 का रूल 5, इसमें क्या बताया गया है? अंतरण करने की रीति के बारे में बताया गया है कि कैसे किया जाए, किसको किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि अगर डिक्री का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी कोर्ट के द्वारा ना, तो जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना, उस कोर्ट को यहाँ पे जुरिसडिक्शन होना चाहिए, यानी सक्षम अधिकारिता होनी चाहिए उस कोर्ट को कि उसका निष्पादन करवाया जा सके। यानी कि ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो उसका ट्रायल भी कर सके और वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन भी कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल तो होगा नहीं, ट्रायल हो चुका है, डिक्री का निष्पादन करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर निष्पादन के लिए भेजा जाएगा तो उसमें ये जिस कोर्ट को भेजा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो कोर्ट उसका विचारण फिर से नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे डिक्री का क्या करेगा? निष्पादन करेगा, बाकी उसमें कोई फेरफार नहीं करेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको आगे मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे डिक्रीदार के आवेदन पर, तो यहाँ पे सक्षम अधिकारिता वाला, अगर मान लीजिए एक कोर्ट ने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र तो कर दिया किसी ऐसे कोर्ट को जिसको अधिकारिता ही नहीं थी, यही सक्षम अधिकारिता नहीं थी, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो कोर्ट को भेजा गया ना, तो ये क्या करेगा? किसी सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट को वहाँ पे भेज देगा। ये चीज़ आपको रूल 5 में मिलेगा, ऑर्डर 21 के। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट, एक और आते हैं जो आपके अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, 2002 के अमेंडमेंट से,
ठीक है, सब क्लॉज 4 39 का। इसमें क्या बताया गया है, इस धारा की कोई बात उस न्यायालय को जिसने डिक्री पारित की हो, ऐसी डिक्री को उसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति पर निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बता तो दिया है कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा पावर नहीं दे रहा है उस कोर्ट को कि उसके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई व्यक्ति नहीं है या फिर उसकी संपत्ति नहीं है तो उसके विरुद्ध क्या करवाए, निष्पादित करने के लिए ना कोई डिक्री पारित करे। ऐसा कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा उसको एम्पावर्ड नहीं किया जा रहा है। ये 2002 के अमेंडमेंट्स में था, लेकिन 2002 के पहले क्या था कि अगर उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर भी है कोई व्यक्ति सोई संपत्ति, उसमें भी निष्पादन करने के लिए क्या कर सकता था, डिक्री जारी कर सकता, डिक्री कर देता था। लेकिन 2002 के अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन 39 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें उसने मना कर दिया कि आपको प्राधिकृत नहीं करता। हाँ, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या करवाओ, यहाँ पर डिक्री का निष्पादन करवाओ जो आपकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन 40। सेक्शन 40 ये कहता है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण, यानी कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, एमपी के किसी कोर्ट ने क्या किया है, डिक्री पारित की है, तो उसका निष्पादन के लिए ना किसी दूसरे राज्य, यानी जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के न्यायालय को भी क्या कर सकता है, डिक्री का ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सेक्शन 40 में बताया गया, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या बात करता है, डिक्री अंतरण के निष्पादन न्यायालय की शक्तियाँ। अब इसमें शक्तियाँ क्या होगी, यानी कि ए ने अगर बी कोर्ट को यहाँ पर डिक्री का ट्रांसफ़र किया है तो बी के पास क्या पावर रहेगी, बी के पास ये पावर है कि उसका एग्जीक्यूशन ऐसे कराएगा मानो इसी ने डिक्री पारित की हो, और इसकी जो निष्पादन कराएगा उसकी अपील भी ऐसे होगी उस डिक्री की जैसे माना जाए कि इसी ने पारित किया हो। ठीक है ना, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, डिस्प्यूट नहीं होगा। भले इसने पूरा ट्रायल कहाँ चला हो, ए कोर्ट में चला हो, लेकिन जिसे भेजा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है ना डिक्री का निष्पादन के लिए, तो ऐसा माना जाएगा कि उसी ने पारित किया है अगर इसमें निष्पादन करवाया है तो बी कोर्ट ने। तो ये पावर है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सेक्शन 46 आता है। अब सेक्शन 46 की बात करें तो यहाँ पे आता है आज्ञा पत्र, यानी कि प्रिसिप्ट। प्रिसिप्ट क्या होता है, ये डिक्रीदार के आवेदन पर, यानी कि अगर ए है, ए कोर्ट ने क्या कर दिया, बी के फेवर में यहाँ पे डिक्री पारित कर दी। अब जिसके अगेंस्ट में पारित हुई, यानी कि सी जो था इसके अगेंस्ट में पारित कर दी, यानी कि ये डिक्री होल्डर कौन हो गया, बी हो गया, और निर्णीत ऋणी कौन हो गया, सी हो गया। यानी बी को लगता है कि मेरे फेवर में डिक्री तो आ गई, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी तुष्टि हो सकती है, वो सी क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, और वो दूसरे स्थानीय अधिकारिता में है, दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है प्रॉपर्टी। तो बी क्या करेगा, ए कोर्ट में आवेदन देगा, किसके लिए, प्रिसिप्ट जारी करने के लिए, यानी 46 के तहत आज्ञा पत्र जारी करने के लिए। तो ये ए कोर्ट है ना, वो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, उस कोर्ट को क्या करेगा, एक प्रिसिप्ट जारी करेगा कि जो प्रॉपर्टी इसमें डिक्री में बताई गई है उस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, यानी कि उस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। लेकिन ये जो कुर्की है वो कब तक लागू होगी, सिर्फ 2 महीने तक ही लागू हो सकती है, इससे ज़्यादा लागू नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे चाहें तो उसमें 2 महीने की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पे 2 महीने तक ही लागू रहेगी जनरली, लेकिन इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर डिक्री का निष्पादन से संबंधित। ठीक है, तो डिक्री का निष्पादन जैसे कि आप देखोगे सेक्शन 51 में है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ, तो इस सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद ऑर्डर 21 के साथ। ठीक है।